हाँ, तो चलो चालू करते हैं। तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, मैंने इसका एक पहले वीडियो डाला था, पर उसमें क्या हुआ था कि बीच में साउंड चला गया था, तो इसलिए अपन लोग फिर से डाल रहे हैं। तो समझते हैं क्या होता है। अगर जिन्होंने वीडियो देख लिया उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो फिर से समझाता हूँ सब कुछ। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जो कि हाइपरटेंशन को ठीक करें। हाइपरटेंशन क्या होता है? सुनते होगे ना कि जैसे मेरा बीपी मत बढ़ाओ। बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर मत ना बढ़ाना। हाइपरटेंशन एक ऐसा बीमारी है जिसमें अपना जो ब्लड प्रेशर होगा ना, दोनों ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसका जो रीडिंग होगा ना नॉर्मल से ज़्यादा होगा। नॉर्मल अपना क्या होता है 120/80 होता है ना। तो अगर सस्टेन सिस्टोलिक बीपी रीडिंग्स 140 mmHg से ज़्यादा है और सस्टेन डायस्टोलिक बीपी रीडिंग 90 mmHg से ज़्यादा है, तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। ठीक है ना। ये किसके कारण हो रहा होगा? कुछ भी कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट। कार्डियोवैस्कुलर समझ रहे हो? या तो हार्ट में या तो वेसल्स में कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट के कारण आपका सस्टेन्ड ऐसा ये तभी हाइपरटेंशन बोलेंगे जब आपका बहुत बार हो रीडिंग सस्टेन्ड हो। ऐसा नहीं कि कभी भी लिए और एक बार रीडिंग लिए और एक रीडिंग में अपने को लगा कि हाँ 140 आ रहा है और इसका 90 आ रहा है तो ये हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार रीडिंग्स लिए और बार बार ही 140 और 90 आ रहा है, तब अपन लोग उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या हुआ? जब अपना बीपी जो है उसका रीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा होगा, 140/90 आ रहा है। ठीक है। हाइपरटेंशन अब दो कारण से हो सकता है, मतलब दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग को उसका कारण नहीं पता है तो उसको अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। पर अगर हम लोग को उसका कारण पता है तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ऐसा क्यों? तो देखो, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अपने को कारण पता है ना, मतलब देखो मेन क्या होता है, बीमारी होता है और बीमारी का एक मैनिफेस्टेशन होता है हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी क्या है? अपना बीमारी। बीमारी का सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन क्या हुआ? अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। इसीलिए अपना जो अगर सिस्टमिक कारण के कारण हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पर अगर कारण नहीं पता है तो उसको अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। सिंपल। ठीक है ना। तो देखो सिस्टमिक कारण क्या क्या हो सकता है? या तो ब्लड अपना किडनी इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, क्योंकि इसमें एस इनिबिशन ये सब चलता है। तो रीनल डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, वेस्कुलर डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, और एंडोक्राइन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि एंडोक्राइन से अपना क्या निकलता है? थायराइड वायराइड निकलता है, तो ये भी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है ना। और एक और अपना कार्डियक से निकलता था एक फैक्टर, याद नहीं आ रहा मेरे को अच्छे से। हाँ, एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड, वो भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये सब पार्ट होता है इसका। ठीक है। तो सिंपल, इतना कंफ्यूज मत हो। हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसका कारण ना पता हो वो प्राइमरी हुआ, जिसका कारण अपने को पता हो उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी में सिस्टमिक कॉज मतलब बेसिकली रीनल, वेस्कुलर और एंडोक्राइन इश्यूज। ठीक है। तो देखो अब इसका जो अपन लोग ड्रग्स पढ़ेंगे ना, अब जैसे मेरा एक दोस्त था वो बोल रहा था कि भाई इतने नोट्स में हो जाएगा। तो देखो क्या होता है बेसिकली, एंटी हाइपर ड्रग्स के अंदर ना अपन लोग ये 4 क्लासेज पढ़ेंगे। इन 4 क्लासेज में एंटी हाइपरटेंसिव में अपना सबसे मेन जो होता है ना वो होता है एस इनिबिटर्स। ठीक है ना। तो उसके बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एस इनिबिटर्स को समझा दूंगा। बाकी क्लास ऑफ ड्रग्स के अपने अपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स 10 मार्क्स में आता है तो आप ये लिखो, ये ड्रग्स के क्लासिफिकेशन लिखो, फर्स्ट लाइन ड्रग्स लिखो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सूटेबल नहीं है तो आपके पास देखो एस इनिबिटर्स को फिर एक्सप्लेन करो अच्छे से। और देखो डाययूरेटिक्स का अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बीटा ब्लॉकर का अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो उन सबको इनमें इंटीग्रेट कर दो। तो जब ये इंटीग्रेट हो जाता है ना तो एक साथ 10 नंबर का आंसर बन जाता है। समझे? तो अपन लोग को एंटी हाइपरटेंशन समझ में आया। क्या हुआ? हाइपरटेंशन कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट के कारण अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों का रीडिंग बढ़ रहा था। ठीक है। अब इसका अपन लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं ड्रग्स का। तो ड्रग्स को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं अपन लोग? ए, बी, सी और डी। सिंपल, ए बी सी और डी। तो देखो ए से अपन लोग को क्या याद हुआ? एंजियोटेंसिन। बी से क्या हुआ? बीटा। सी से क्या याद हुआ? सी से अपना हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और डी से अपना क्या हो गया? डी से अपन लोग याद करेंगे अपन लोग। ठीक है। तो ए से क्या था? सबसे पहले याद करो किससे याद कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी जैसे अपन लोग एंजाइना जब पढ़े थे ना तो उसमें अपन लोग कैसे याद किए थे? बी सी पी एन। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे? ए बी सी डी। ए से क्या याद कर रहे हैं? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन का दो पार्ट हुआ, या तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर दो मतलब एस इनिबिटर्स, या तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बी से याद करेंगे तो क्या क्या आता है? बी से बीटा पकड़ रहे हैं तो वही सिंपैथेटिक को सबको पकड़ लो, जैसे कि सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स और दोनों को जोड़ने वाला अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाता है। और डी से क्या क्या आता है देखते हैं। देखो तो डी से अपना आता है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स, डायूरेटिक्स और डायलिटर्स। सिंपल। तो क्या क्या हुआ ये फिर से रिवाइज करते हैं। ए, बी, सी और डी। ठीक है।
तो देखो डी ए के अंदर क्या आ गया, ए के अंदर आ गया एंजियोटेंसिन, तो एस इनहिबिटर्स और अपना क्या हो गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बी के अंदर क्या हो गया बीटा, तो सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और डी से देखो क्या क्या आ गया जो पढ़ा पढ़ा सा है, जैसे कि ये बस नया है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, डायूरेटिक्स और अपना डायलिटर्स, सिंपल। तो देखो एंजियोटेंसिन के अंदर क्या आता है एस इनहिबिटर्स, तो एस इनहिबिटर्स का एग्जांपल याद करने के लिए पिल, देखो पिल का फोटो लगाया ना, पिल से बना लो प्रिल, तो सारे प्रिल वाले फोटो आ जाएंगे, जैसे कि कैप्टोप्रिल और इनैलाप्रिल, ठीक है। फिर रिसेप्टर ब्लॉकर देखो, तो रिसेप्टर ब्लॉकर मैंने किसका फोटो लगाया है, सार्टन का, तो कैंडेसार्टन और लोसार्टन, सिंपल। ये होगा अपना कंप्लीट। तो ए से अपना दो पार्ट हो गया, एक तो एस इनहिबिटर्स और एक अपना क्या हो गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैप्टोप्रिल और इनैलाप्रिल। और सार्टन से याद हो गया कैंडेसार्टन और लोसार्टन। अब बी से अपन लोग ने बीटा बनाया, मतलब सिंपैथेटिक वाला, तो सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। तो सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स के अंदर क्या आ जाता है, ये क्लोन का कैप दिख रहा है ना, उससे याद कर लो, तो क्लोन से याद कर लिए क्लोनिडीन, और ये कैप है टोपा है, मतलब तो टोपा से डोपा बना ली, मतलब अल्फा मिथाइल डोपा, तो क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा। बीटा ब्लॉकर के अंदर मैंने पहले भी एंजाइना में ही पढ़ाया था, कैसे याद कर रहे थे, प्रोपेन, मीथेन और अटेन, मतलब प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और अटेनोलॉल, सिंपल। फिर अल्फा ब्लॉकर में कैसे याद करना है, एक उसमें दो टाइप के होते हैं, तो सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव। तो एक तो याद कर लो प्राजोसिन, जबकि नॉन सेलेक्टिव वाले को मैं इस फोटो से याद कराता हूँ, जिसको अपन लोग बोले हैं फेंटोलामाइन, ठीक है। फिर अपना आता है बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर। तो यहाँ पे भोपाल में एक यूनिवर्सिटी एल यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर कॉलेज आता है एल। तो देखो LNCT, तो एल से क्या लोल ही होगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हैं तो लोल ही होगा, तो लेबेटालॉल, नेविबोलॉल और कार्वेडिलॉल, सिंपल। तो अपना बीटा वाला याद हो गया, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स में कैप को याद करो, क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा। बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेन, मीथेन और अटेन को याद करो, तो प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और अटेनोलॉल। अल्फा में अपन लोगों ने एक तो नहीं याद हुआ, मतलब जो सेलेक्टिव वाला उसको कैसे याद किया, रट के प्राजोसिन। जो याद हुआ वो नॉन सेलेक्टिव वाला था, उसको अपन लोग याद किए फेंटोलामीन। बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर में आ गया LNCT, तो इसमें लेबेटोलॉल, नेवेबिलॉल और कार्वेडिलॉल, सिंपल, ठीक है। फिर अपना आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये इसको अपन लोग अच्छी थोड़ा मोड़ा इस पर अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, तो इसको अपन लोग उसमें पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ चुके हैं एंजाइना के अंदर, जो अपन लोग पढ़े थे ना BCPN, तो सी क्या था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही था, तो उसमें देखे थे अपन लोग डाईहाइड्रोपायरिडीन, फिर अपना क्या बेंजाइल फेनाइलामीन ऐसे, और क्या फिनॉक्सी बेंजामिन, फिनाइल थायाजाइड और डाईहाइड्रोपायरिडीन, और हाँ भूल रहा हूँ मैं अभी क्लासेज पर, चलो। तो उसके अंदर वर्मा जी आए थे, एक डिजिट्स आया था, और एम्लोडिपिन और निफिडिपिन ये सब आता है, तो वेरापामिन, डिल्टियाजाम, एम्लोडिपिन और निफिडिपिन ये आता है, ठीक है ना। ये डाईहाइड्रोपिरिडिन्स क्या आता है, ये फिनाइलकेलामीन के अंदर आता है, और फिनाइलकेलामीन और बेंजोथायजीन ऐसे करके कुछ होता है, वो उसके अंदर डिल्टियाजाम आता है। अब डी देखते हैं, तो डी के अंदर क्या क्या आता है, एक डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, तो इसका एग्जांपल ये फोटो दिख रहा है आलसी लड़की का, तो आलसी किरण, ठीक है। डायरेटिक्स तो चलो इसका अपन सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे, तो इसमें एक थायाजाइड है, एक लूप डायरेटिक्स है, इसका एग्जांपल होता है फ्यूरोसामाइड, और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का एग्जांपल क्या हो जाता है स्पायरोनोलैक्टोन्स। फिर अपना डायलेटर्स, तो वीनो डायलेटर्स, नाइट्रोग्लिसरीन, आर्टिरोडाक्टर, मिनॉक्सिडिल, और ये सोडियम नाइट्रोफोसाइड, सिंपल, ठीक है। तो ABCD याद हुआ, कुछ नहीं याद हो रहा होगा तो कम से कम ABCD याद करो। ए से क्या हुआ एंजियोटेंसिन, बी से क्या हुआ बीटा, बीटा से अपन लोगों ने क्या एंजियोटेंसिन से क्या क्या बनाया एस इनहिबिटर्स और ARB, बीटा से क्या बनाया अपन लोगों ने सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। सी से क्या बनाया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। डी से क्या बनाया अपन लोगों ने डायरेक्ट इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स और डायलेटर्स। तो एस इनहिबिटर्स के अंदर अपन लोगों ने पिल से बनाया प्रिल, और प्रिल से अपन लोगों ने दो याद किया कैप्टोप्रिल और इनहेलाप्रिल। फिर अपन लोगों ने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में अपन लोगों ने सैटन से बनाया सार्टन, और सार्टन से अपन लोगों ने याद किया कैंडेसार्टन और लोसार्टन। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक में अपन लोगों ने कैप बनाया क्लाउन का, तो क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा। बीटा ब्लॉकर में तो प्रोपेन, मीथेन, अटेन से अपन लोगों ने बना लिया प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और अटेनोलॉल। फिर अपन लोगों ने अल्फा ब्लॉकर्स में क्या बना लिया, अल्फा ब्लॉकर्स में अपन लोगों ने बेसिकली सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव वाले को याद करने को बोले थे प्राजोसिन, और नॉन सेलेक्टिव वालों में अपन लोगों ने याद कर लिया कैसे फेंटोलामीन। फिर अपना जो क्या था अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में अपन लोगों ने LNC, लेवेटोलॉल, नेविबिलॉल, कार्बिडोलॉल ये सब याद कर लिया। फिर अपन लोगों ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उसमें याद किया एम्लोडोपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजैम और वेरापामिल। और डी से याद किए डायूरेटिक्स, जिसमें आता है अपना डिल्टियाजैम, वेरापामिल, डिल्टियाजैम
और एम्लोडिपिन और निफेडिपिन, ठीक है ना। और डायलिटर्स के अंदर अपन लोग ने वीनो डायलिटर्स, आर्टीरो डायलिटर्स पढ़ा और मिक्स्ड पढ़ा। वीनो डायलिटर्स को क्या कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ये पढ़ के आ चुके हैं। आर्टीरो डायलिटर्स में मिनॉक्सिडिल, और दोनों का मिक्स्ड वाला जो अपना था उसको अपन लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड, समझे। चलो, तो ये अपना क्लासिफिकेशन हुआ। तो ये ड्रग्स जो है ना कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे हैं वो देखो, तो ऊपर से नीचे जाते हैं। ब्रेन, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट और ब्लड वेसल, और किडनी तो पड़े थे, इन्हीं का डिसऑर्डर्स था ना। तो देखो ब्रेन में क्या मेन एक्ट कर रहा होगा, कौन सा ड्रग, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा होगा। हार्ट पे बात करें तो उसमें कैल्शियम अंदर आता है और बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, बीटा 1, तो बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे काम करता है। अगर ब्लड वेसल की बात करें अपन लोग, तो ब्लड वेसल में कौन कौन काम करता है, ए से काम करेगा अल्फ़ा ब्लॉकर, और ए से काम करेगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, बी से अल्फ़ा ब्लॉकर उसके अंदर आ जाता है तो अल्फ़ा ब्लॉकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी में से वाजोडायलेटर्स। किडनी की बात किया जाए तो देखो किडनी से निकलता है रेनिन, रेनिन किसको कन्वर्ट, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और वो कन्वर्ट हो जाता है 2 में, किस खेल से, ए खेल से। तो यहाँ पे कौन से ड्रग काम कर रहे होंगे, एक तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल क्या होता है, आलसेकिरन, और एसी इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या होता है, ब्रिल, कैप्टोपिल और इनालापिल, सिंपल। तो साइड ऑफ एक्शन समझ में आया। ब्रेन पे काम करना है, हार्ट पे काम करना है, ब्लड वेसल पे काम करना है, किडनी पे। ब्रेन पे कौन काम करेगा, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक, हार्ट पे कौन करेगा, बी और सी मतलब बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस पे कौन काम करेगा, ए बी सी और डी। ए मतलब क्या, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, बी मतलब क्या, अल्फा ब्लॉकर याद कर लो, सी मतलब क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी मतलब वेजोडायलेटर्स। इस पे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स काम करेगा, और अपना काम एस इनहिबिटर्स काम करेगा, सिंपल। तो देखो अपन लोग ने ये पढ़ लिया। अब देखो इनमें जो मेजर था ना एस इनहिबिटर्स, इसको अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे, अभी पहले ये पढ़ेंगे। तो एस इनहिबिटर्स को अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप एस इनहिबिटर्स को अच्छे से समझा दो, और बीटा ब्लॉकर्स को थोड़ा मोड़ा समझा दो ठीक ठाक, और अपना डायबिटिक्स को समझा दो, इसमें आपका पूरा हो जाएगा, समझे। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ड्रग्स टोटल चारों ही कैटेगरी में से एक एक को फर्स्ट लाइन ड्रग मान सकते हैं अपन लोग। जैसे कि ए कैटेगरी में से अपन लोग मानेंगे एस इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को, बी से अपन लोग किसको मानेंगे, बीटा ब्लॉकर को, सी में से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, और डी में से डायरेटिक्स। ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग में ही आता है। पर फर्स्ट लाइन ड्रग्स में भी कोई हर चारों ही नहीं दे देंगे ना, कोई पर्टिकुलर जिस पेशेंट को ज़रूरत होगा उसको देंगे। तो इसलिए ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स का टॉपिक है ना, इसको अपन लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। ये किनको दिया जाता है इंडिकेशन, मतलब किनको ये अपना सजेस्ट किया जाता है, उनका इंडिकेशन किस एज ग्रुप के लिए सुटेबल है वो, और किनको नहीं देना है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो सुटेबल, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और बीच में कौन फंसता है, सुटेबल, ठीक है। तो इंडिकेशन की बात करें तो ये जो एस इनहिबिटर्स है ना, अब देखो ये सब याद करने के पहले मैं ये बता दूं, इसको याद करने के लिए तुम इन फोटोज़ को याद कर लो। मैंने हर सेक्शन के लिए एक फ़ोटो बस लगाया है। तो देखो ए वाले सेक्शन के लिए मैंने किडनी, एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के लिए मैंने सिर्फ किडनी का फोटो लगाया है। बी के लिए मैंने क्या लगाया है, लंग्स का फोटो, उसको याद रखना। और सी के लिए मैंने एक बूढ़े आदमी का फोटो लगाया, तो याद रखना। तो एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर्स, तो ये कब देते हैं, जब हाइपरटेंशन तो है ही आदमी को, और किसके साथ एसोसिएटेड है, या तो हार्ट डिजीज़ के साथ या तो किडनी। तो हार्ट में क्या, इसको पढ़ लो क्योंकि बार बार आएगा तो याद भी हो जाएगा। हार्ट में फेलियर होता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, वो भी ठीक है। और एमआई होता है वो सब, तो उन सब के लिए अपना दिया जाता है। किडनी में कौन सा दिक्कत आएगा, या तो डायबिटीज रिलेटेड दिक्कत आ गया, या तो क्रोनिक किडनी डिजीज है। तो उनमें अगर हाइपरटेंशन इन वाले पेशेंट में है तो अपने को क्या देना होता है, एस इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। किस एज ग्रुप के लिए सुटेबल है, यंग गर्ल के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए मैंने क्या बोला, एक एक फोटो सबका है। तो देखो ये किडनी के स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब पता है, ब्लड वेसल का नैरो हो जाना ही ऐसे, उसी को स्टेनोसिस कहते हैं। तो बायलेटरल इनस्टोनोसिस में नहीं देना होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देना होता है, और प्री एग्जिस्टिंग ड्राई कफ में नहीं देना होता है, सिंपल। तो अपना पहला वाला पार्ट हो गया एस इनहिबिटर्स, किसको देना होगा, हार्ट और किडनी वाले डिजीज़ को, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, पोस्ट एमआई, और अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। किडनी के अंदर क्या क्या आ गया, डायबिटिक हाइपरटेंशन, और अपना दूसरा पार्ट क्या हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो देना किसको नहीं, ये सब देना था तो किनको नहीं देना है, फिर प्रेगनेंसी में नहीं देना है, कफ में नहीं देना है, बताऊँगा मैं कफ में क्यों नहीं देना है। और अपना किस में नहीं देना है, मेनली फोटो किसका था, किडनी वाला, तो बायलेटरल इनस्टेनोसिस। बीटा ब्लॉकर में किसका फोटो है, लंग्स का, तो याद रखना। तो इसको किस में देना है, इसको देना है जब हाइपरटेंशन एसोसिएटेड है हार्ट डिजीज़ का, ठीक है ना, वही सेम हार्ट फेलियर, पोस्ट एमआई, या फिर कैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क। तो ये किन के लिए सूटेबल, जैसे वो यंग पीपल के साथ, तो ये भी यंग पीपल के लिए सूटेबल है। साथ में देखो अब आदमी यंग है ना, तो कुछ भी खाता होगा तो उसका लिपिड प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा, मतलब एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल होगा, और उसको टेंशन रहता है थोड़ा मोड़ा कि ये बंदी नहीं है, वो बंदी नहीं है, तो उसका या पढ़ाई का दिक्कत है, तो माइग्रेन,
और एंग्जाइटी तो होता ही इस तो जिन पेशेंट में अभी अलग अलग पॉइंट्स है 1 2 3 4, पर मैंने उनको जोड़ के एक पॉइंट बना दिया है। तो किन के लिए सूटेबल है, यंग पीपल के लिए या ऐसे पीपल जिनकी लिपिड प्रोफाइल अब नॉर्मल है, या तो जिनको माइग्रेन हो रखा है, या तो जिनमें एंग्जाइटी है, ठीक है ना। तो फिर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो एक फोटो है उसको तो याद कर लो लंग्स के लिए। क्यों, क्योंकि लंग्स में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो अगर बीटा को स्टिमुलेट करते हैं ना तो ये डायलेट होता है। तो अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और अस्थमा पहले से उसको और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो हवा ही नहीं आएगा, इसलिए लंग्स में नहीं देना होता है। और हार्ट वाले ब्रेडिकार्डिया वाले कंडीशन में नहीं देता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर और बीटा के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में नहीं देना। और ब्लड वेसल में अगर कोई डिजीज है तो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, सिंपल। तो बीटा ब्लॉकर खत्म हुआ, किन में देना है, जैसे उसको किन में देना था, हार्ट और किडनी डिजीज में, इसको किडनी किस में देना है, सिर्फ हार्ट डिजीज में। वो किसके लिए सूटेबल था, एस इनहिबिटर था, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, वो सूटेबल था अपना यंग चिल्ड्रन के लिए। ये भी यंग चिल्ड्रन, एंग्जाइटी, माइग्रेन, उन सब के लिए सूटेबल है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटर उसमें मेन क्या था, उसमें किडनी वाला था, बायलेटरल लीनियर स्टेनोसिस। इसमें क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसमें है अस्थमा या फिर सीओपीडी, समझे। सी से अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इंडिकेशन क्या है, देखो जिन जिन, अब देखो इसको अपन लोग प्रेगनेंसी में नहीं दे पा रहे थे, तो प्रेगनेंसी में भी तो हो सकता है हाइपरटेंशन हो, या फिर इसको अस्थमा में नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसे पेशेंट जिनमें प्रेगनेंसी है उनमें भी अपन लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, या फिर जिनको अस्थमा या सीओपीडी है उनको अपन लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। इसके अलावा किन में दे सकते हैं, ब्रेन में अगर दिक्कत स्ट्रोक आ रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना जिनमें पाया जाए उसमें। तो सूटेबल किसके लिए, ऊपर के दो वाले अभी तक किसके लिए सूटेबल थे, यंग के लिए, तो ये किसके लिए सूटेबल होगा, ओल्ड पेशेंट के लिए। तो ये ओल्ड पेशेंट, मेल पेशेंट, जो मैंने बताया फोटो किसका है, ओल्ड पेशेंट का है ना, वही। और कंडक्शन डिफेक्ट, 6 साइनस सिंड्रोम, ये तो रटना हो तो ठीक है, नहीं तो मत रटो। हाँ, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में होगा, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसिकली हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत कर देगा, इसलिए अपना ये जब कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रखा है तब नहीं दिया था, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में अपने को क्या देना होता है, एस इनहिबिटर्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है ना। तो वरापेमिल भी CHF में नहीं देना, रिल्टेजाम भी नहीं देना, और डायहाइड्रोपाइरिन को देना भी है तो वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में नहीं देना, मतलब इसको बेसिकली हार्ट डिजीज़ में नहीं देना। अब लास्ट में बचा क्या, डायरेटिक्स। तो ये सिंपल ही सबका जोड़ जाड़ के है कि इसको किस में दे सकते हैं, हार्ट वाली डिजीज़ में दे सकते हैं, जैसे बाकी सब है। सूटेबल किसके लिए, ओल्ड पेशेंट के लिए, ओबेस पेशेंट के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाए तो ये भी प्रेगनेंसी में नहीं, सिर्फ एक ही दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और लिपिड प्रोफाइल और प्रेगनेंट इंडिविजुअल्स में नहीं देना, सिंपल। खत्म हो गया। तो इस वीडियो में आप लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में समझा, उसकी क्लासिफिकेशन समझे, किस पे काम करता है वो देखे, और फर्स्ट लाइन ड्रग्स देखे। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कंफ्यूज मत होना, हार्ट डिजीज़ ये एक्स्ट्रा, और ये फिर ये भी हार्ट डिजीज़ सेम है, ठीक है ना। इसमें हार्ट और किडनी था बस। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करने के लिए किडनी वाला डिजीज़ याद कर लेना, इसका अस्थमा याद कर लेना, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करने के लिए बस ये इन्हीं के कॉम्बिनेशन, मतलब हार्ट फेलियर नहीं हो रहा होगा, और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो पता ही है, प्रेगनेंसी जैसे सब में, ठीक है। दूसरा पार्ट ऑफ द वीडियो का होगा जो इसमें एस इनहिबिटर है, बस वो एंटी हाइपरटेंसिव में समझाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझाएंगे अपन लोग। बाकी क्लास ऑफ ड्रग्स को उसका लिए अलग से वीडियो बनेगा, वो अलग यूनिट में ही आता है, ठीक। चलो।